This is an ABP Life podcast. कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जिस तरह ये बयान दिया, उनकी आलोचना हुई। एक्स पर उन्होंने हालांकि एक लेख का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्रोल करने वालों को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली और लिखा कि नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई और खुद को पहला प्रधानमंत्री घोषित किया। हालांकि इस फैक्ट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये आज आपको हम बताएंगे ऑन FYI ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ में। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट सर। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे या नहीं? हिस्ट्री क्या कहती है सर? फैक्ट्स क्या कहते हैं? आजाद हिंद सरकार कैसे बनी? क्या थे हालात? क्या हिस्ट्री है? जरा आज हमें बताएं। देखिए, कंगना जी का जो बयान है वो तथ्यात्मक तौर पे पूरी तरह से गलत है। अगर हम लोग इतिहास के किसी भी तथ्य से किसी भी मापदंड पे उसको कसौटी पे कसने का प्रयास करें तो वो उस कसौटी पे खरा उतरता हुआ नहीं दिखता है। थोड़ा जैसे हम लोग अगर देखें कि जो इस प्रकार की सरकारें बनी हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज की थोड़ा जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय सुभाष चंद्र बोस को लेके, तो थोड़ा सा दर्शकों को मैं जो उन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाई थी, ये बात है कि वो अस्थायी सरकार 23 अक्टूबर 1943 को बनी थी उनकी, और उस सरकार के वो प्रधानमंत्री भी थे मानसी जी, वो राष्ट्रपति भी थे उस सरकार के। लेकिन उस सरकार के पहुंचने तक एक संक्षेप में थोड़ा एक तथ्यात्मक चीज में रख देना चाहूंगा कि 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी होती है और उन्हें प्रेसिडेंसी जेल कोलकाता में जेल में उन्हें रखा जाता है। लेकिन 5 दिसंबर 1940 को उनका स्वास्थ्य काफी खराब होता है और उनके घर में ही उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन 17 जनवरी 1941 को वो वहां से काफी शानदार ढंग से, मैं कहूंगा कि एक तरह से अंग्रेजों को चकमा देते हुए वो निकल जाता है और वहां अफगानिस्तान, पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए एक लंबी रास्ता तय करते हुए वो जर्मनी पहुंचते हैं। और जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से होती है। वहां पे वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मदद लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। उस वक्त तक भारत आजाद नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल भारत आजाद बिल्कुल किसी भी दृष्टि में नहीं था उस समय आजाद जो है। अभी हम लोग अगर वो पीरियड देखें तो देखिए, अभी जो अगर आजादी के दृष्टि से जो आखिरी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा अंग था मानसी जी, वो था हमारा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो सभी बच्चे पढ़ते हैं। हर प्रकार के पाठ्य पुस्तकों में हर कोई स्कूल के बच्चे ही इसको पढ़ रहे होते हैं। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की घटना है। जी। अच्छा, अगर उसी समय टोक्यो में एक बड़ा सा सम्मेलन होता है, वहां पे रास बिहारी बोस जो है कि वो 28 से 30 मार्च 1942 को वहां पे टोक्यो सम्मेलन करते हैं। और उस टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी, और जिसे कि बाद में इसी को हम लोग आजाद हिंद फौज कहेंगे, और साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये दोनों चीजों की स्थापना होती है। ये घटनाक्रम है 28 से 30 मार्च 1942। और 23 जून 1942 को, मार्च में गठन होता है, 23 जून 1942 को इसकी प्रथम बैठक मुंबई में होती है, सॉरी बैंकॉक में होती है इसकी बैठक। और उसकी अध्यक्षता तो रास बिहारी बोस करते हैं, लेकिन जो दोनों संगठन बनते हैं उसकी पूरी कमान वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी जाती है। ये रास बिहारी बोस जो आप नाम ले रहे हैं, अगर इनके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, रास बिहारी बोस जो है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में वो शामिल थे। उन्हें भारत में गिरफ्तारी का उन्हें डर था, तो इसलिए वो टोक्यो चले गए थे और वहां पे उन्होंने वहीं पे शादी की थी और एक तरह से वहीं पे इन्होंने नागरिकता ले ली। फिर वहां से ये विदेश से, टोक्यो से, जापान से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लगातार रास बिहारी बोस जी गति देने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं के संदर्भ में इन संस्थाओं की वो स्थापना कर रहे थे। तो ये रास बिहारी बोस जी की संक्षिप्त परिचय की स्थिति हो गई उनकी जी। अब यानी 23 जून 1942 को जो यहाँ पे बैंकॉक में बैठक होती है, वहां पे हम लोगों ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस को जो आजाद हिंद फौज है उसकी भी उन्हें जो है कि वो नेतृत्व उन्हें दे दिया जाता है। और इंडियन जो एक लीग बना था, इंडिपेंडेंट लीग, उसकी भी वो उन्हें जो है कि कार्यभार उनको दे दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को।
लेकिन क्या होता है कि 1942 का जो ये मामला है मानसी जी, वो ज्यादा आगे चल नहीं पाता है टोक्यो के माध्यम से, इसलिए कि वहां पे जो जापान की सरकार है और जो इनके जो निचले जो कैप्टन मोहन सिंह होते हैं, कैप्टन निरंजन सिंह, इन लोगों के साथ मतभेद हो जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो निचले जो आजाद हिंद फौज के निचले जो कमांडर स्तर के अधिकारी हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं और 1942 का ये मामला वहीं पे ठंडा हो जाता है। लेकिन आजाद हिंद फौज तब तक कई अन्य जगहों पे फैल चुका था और 1943 में काफी आक्रामक ढंग से सुभाष चंद्र बोस कई जगहों की यात्रा करते हैं। वो सिंगापुर भी जाते हैं, वहां पे वो जर्मनी भी जाते हैं। तो वो फिर से सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को टोक्यो पुनः पहुंचते हैं। क्योंकि हमने देखा कि 1942 में वहां पे सरकार के साथ थोड़े मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जापान सरकार के साथ। और जो वो 43 में फिर से पहुंचते हैं तो वहां पे तत्कालीन प्रधानमंत्री तोजो से उनकी मुलाकात होती है और सारे मतभेदों को खत्म कर दिया जाता है जी। और उसी बीच में सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन वो प्रारंभ कर देते हैं। तो ये घटनाक्रम चलती है और इसी संदर्भ में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की घोषणा होती है। वो घोषणा सिंगापुर में करते हैं और उसमें जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष, उसके तीनों के तीनों जो है वो स्वयं सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। और एक सरकार बनती है जिसमें वित्त विभाग एस.टी. चटर्जी को दिया जाता है, प्रचार विभाग अय्यर साहब को दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग उसके विंग्स बनाए जाते हैं और इसका मुख्यालय जो है वो रंगून में बनाया जाता है। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने घोषणा की कि वो जापान जो है कि अंडमान निकोबार, इन दोनों टापू के ऊपर उनका जापान का कब्जा हो जाता है। तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सौंप देते हैं सुभाष चंद्र बोस। और अंडमान का नाम सुभाष चंद्र बोस जो है कि उसको शहीद रख देते हैं और निकोबार का नाम स्वराज रख देते हैं। और उन्होंने 3 ब्रिगेड भी बनाए थे। उनके ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। तो मानसी जी, ये उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक चीज है कि जो हमेशा गांधी जी के साथ उनके जो वैचारिक मतभेद थे उस मतभेद को इस स्तर पे बता देते हैं जैसे कि कोई कांग्रेस में कोई गुनाह की स्थिति उत्पन्न कर दी। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण आखिरी चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से एक प्रसारण में गांधी जी को नाम पे एक विशेष प्रसारण जो है कि उन्होंने किया और बोला कि भारत के स्वतंत्रता का ये आखिरी युद्ध शुरू होगा, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। वहां पे ही देखिए वो राष्ट्रपिता कहते हैं सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी। तो अगर हम लोग देखें ये एक अस्थायी सरकार बनी, लेकिन ये अस्थायी सरकार जो है खुद स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बनी। क्योंकि आप देख लीजिए उनके संबोधन को मानसी जी कि वो खुद राष्ट्रपिता से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। हालांकि अंततः फिर परिस्थितियां ऐसी बिगड़ती हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना जो है जहां जहां जापान के कब्जे होते हैं उन क्षेत्रों पे पुनः जो है कि वो ब्रिटिश सेना का कब्जा हो जाता है और आजाद हिंद फौज की भूमिका जो है वो फिर वो समाप्त हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि आजाद हिंद फौज पे मुकदमा चलता है दिल्ली के लाल किला में, एक बड़ा सा इतिहास का वो बड़ा घटनाक्रम। अब हम लोग अगर इसको टेक्निकली देखें कि अंतरिम सरकार एक थी और वो उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, क्या इस दृष्टि से कंगना सही है? तो पहले तो देखिए अंतरिम सरकार थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि वो सरकार बनी थी और इस तरह की अंतरिम कोई पहली सरकार नहीं थी। अच्छा, अगर इसी प्रकार के अंतरिम सरकार की बात करें तो ये 23 अक्टूबर 1943 को बन रही, इसके 28 माह पहले काबुल में एक अंतरिम सरकार बनी। ओके, और वो भी उसको कौन हेड कर रहे थे? उसको देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा मानसी जी। देखिए उसको हेड करने वाले थे उसके राजा महेंद्र प्रताप को उस सरकार में राष्ट्रपति बनाया गया था और मौलाना बरकतुल्लाह को उसके प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अगर आप इस प्रकार के अस्थायी सरकार को ही अगर आप मानते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो तो प्रधानमंत्री का पद उस रूप में फुल फ्लेजेड पद नहीं होगा, लेकिन अगर मानते भी हैं तब तो फिर वो उपाधि जो है मौलाना बरकतुल्लाह को चली जाएगी। अगर विदेशों में कोई अंतरिम सरकार इस रूप में बनती है तो जिसे आप मानते हैं। अगर इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ और उदाहरण दर्शकों को दूंगा। जब भारत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन काफी तेजी से चला तो देश के कई हिस्से ऐसे थे
जहाँ पे कि अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण खो दिया और वहां पे समानांतर सरकारें चलनी शुरू हो गई। ओके, जैसे एक समानांतर सरकार बलिया में चली चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। ठीक है। तो वो दूसरी एक और सरकार जो है कि वो तामलुक में चल रही थी। 17 दिसंबर 1942 से लेके वो सरकार 1944 तक चली है जी। तो वो एक तरह से सर्वाधिक लंबी चलने वाली सरकार एक सतारा में भी चली थी, जो कि 1942 से 1945 तक चली थी। उस सरकार को वाईवी चौहान, नाना पाटिल चला रहे थे। तो इस तरह के कई सारे उदाहरण देश के भीतर भी मिलते हैं और देश के बाहर भी मिलते हैं। तो अब और खुद जो सुभाष चंद्र बोस के जो पोते हैं उन्होंने काफी जोरदार खंडन किया है कंगना जी के इस बयान का कि आप तथ्यात्मक तौर पे गलत है और राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के जो बयान आप दे रहे हैं वो गलत है। सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके आदर्शों पे चलना वही जो है कि उनको सच्ची जो है कि उनके आदर्शों को स्थापित करना ही, उनको सच्चे मूल्यों में उन्हें मानना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कुल मिलाकर ये जो तथ्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये तथ्य हिस्टोरिकली गलत है। हिस्टोरिकली गलत है। एक और टेक्निकल पॉइंट जो इसमें अलग अलग जगह पे चर्चा में है, इसमें वो चर्चा में ये है कि अगर देखिए जब एक सरकार बनती है तो सरकार के 4 तत्व होते हैं राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से कि उसका एक क्षेत्रफल हो, उस सरकार के पास वहां पे जनसंख्या रह रही हो, वहां पे एक सरकार हो, एक संप्रभुता की स्थिति हो, यानी वो इंडिपेंडेंट हो। जब जापान ने इनको जो है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह दिए तो खुद उनके पोते लिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के पोते, कि वो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिला था वो द्वीप समूह जरूर जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था, लेकिन वहां पे जो सैन्य नियंत्रण था तो जापान का ही सैन्य नियंत्रण बना हुआ था। तो वो आप राजनीतिक सुभाष चंद्र बोस जी को राजनीतिक गतिविधि करने के लिए जरूर अनुमति दी गई। और जापान का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन कराना नहीं था। वो जापान और जो जर्मनी सरीखे देश थे उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन और अमेरिका को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजित करना। उस उद्देश्य को भी समझने की आवश्यकता है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करना था, नहीं था। ठीक है कि सुभाष चंद्र बोस उन परिस्थितियों का एक लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे और वो उस समय होना भी चाहिए था और उस समय उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि देश को आजाद कराने के लिए किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया जाए और अलग अलग ढंग से ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। और वो काम सुभाष चंद्र बोस जी ने काफी शानदार ढंग से किया। जैसा मैंने बताया कि इससे पहले काबुल में जो अंतरिम सरकार बनी थी उन लोगों का भी प्रयास वही था कि विदेशों से कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जी, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ के साथ। This is an ABP Live podcast.